गुड इवनिंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या भारत के संविधान की जो प्रमुख विशेषता है, जो इसके फीचर हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 26 नवंबर से इसका क्या रिलेट करता है, क्या 26 नवंबर जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है भारत के संविधान के लिए। तो जो 26 नवंबर जो है वो भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो 2015 में हुई थी, क्योंकि ये वर्ष जो है वो संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था। 26 नवंबर जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को 1949 में जो संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ लागू किया गया था। इसलिए 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व के प्रसार हेतु ही चुना गया था। इसका इतिहास ये भी है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का जो निर्णय है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा तथा 26 जनवरी 1930 के दिन को प्रथम स्वतंत्रता दिवस यानी फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा के कारण लिया गया था। अगर हम बात करें डॉक्टर BR अम्बेडकर की, जो कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इनको उपाधि मिली है, इनका क्या विचार था। इन्होंने कहा था कि मेरा यह विचार है कि यह भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन क्षमता है और इसमें शांति काल और युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने की सामर्थ्य है। वास्तव में मैं ये कहना चाहूँगा कि नवीन संविधान के अंतर्गत यदि स्थिति खराब होती है तो उसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान बुरा था, वरन हमें ये कहना होगा कि मनुष्य ही बुरा था। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कोटेशन था। अगर हम लोग बात करें कि भारतीय संविधान क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एक ऐसा डायनामिक क्रिएशन है जो कि लॉ मेकर के द्वारा, जो कि संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। और ये संविधान जो सभा के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरा एक और वीडियो है जो संविधान सभा पे ही बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि संविधान सभा ने किस तरीके से संविधान का निर्माण किया, संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां महत्वपूर्ण थी, किस तरीके से उन्होंने संविधान का के बारे में क्या क्या विचार किया, किस तरीके से संविधान के क्या क्या स्रोत हैं, वो सारी चीज़ों का जो अगर आपको जानना हो तो आप वो उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि भारतीय संविधान जो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था उसकी विशेषताएं क्या हैं। पहला ये है कि जो भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी विश्व में जो सबसे बड़ा अगर लिखित संविधान कोई है तो वो भारत का ही है। इसमें जो है कि इसमें इस समय 12 स्केड्यूल यानी 12 अनुसूची और 448 आर्टिकल है हमारे संविधान में इस समय, यानी कि हमारे संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और यहाँ पे सर आइवर जेनिंग्स भी ये कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और आलोचक इसको वकीलों का स्वर्ग कहकर इसको संबोधित करते हैं। अगर हम भारत का जो संविधान है वो विश्व के सभी संविधानों से बिल्कुल अलग है, और अगर हम देखें बाकी देशों की तुलना में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 7 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128, कनाडा के संविधान में 147 और चीन के संविधान में 106। और इसकी तुलना में अगर हम देखें तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 अध्याय और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारत का जो संविधान वो उतना अधिक विस्तृत बनाने के बहुत सारे कारण थे। पहला कि ये जो संविधान है वो संघीय संविधानों के साथ साथ राज्यों का भी इसमें समावेश किया गया है। इसके साथ ही साथ लोक सेवा आयोग का गठन, उसके कार्य, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणालियाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इत्यादि का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है, जिसके कारण भारतीय संविधान की जो विशालता है, जो ये लेंथी है, ये इसका एक महत्वपूर्ण गुण है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो निर्मित है और लिखित है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जैसा नहीं है। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी लंबे समय का एक विकास का देन है, लेकिन भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा बनाया गया, और इसे लिखित रूप में लिखा गया
और चूँकि ये बहुत बड़ा और लिखित संविधान है, इसमें आप जानते ही हैं कि कितने अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं, और अंत में शुरुआत में प्रारंभ में इसमें 8 अनुसूचियाँ थी, अब चूँकि 12 हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक और फीचर की बात करें तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात की गई है। अगर हम लोग बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की यानी प्रस्तावना की, तो उसमें ये बात की गई है कि इंडिया इज़ अ सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। और इसमें जो 3 टर्म दिए गए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिनिटी, जो कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है, तो ये भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत का जो संविधान है वो संप्रभु है, और यानी कि भारत जो है वो किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। उसे चाहे अपने देश के लिए कोई कानून बनाना हो या अपनी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कोई डिसीज़न लेना हो, वो किसी दूसरी कंट्री से कोई परमिशन नहीं लेगा। इसके साथ ही साथ ये डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेटिक होने के नाते यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक महत्व है। और इसके साथ ही साथ भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि सेकुलर है। इसमें 2 टर्म होते हैं, कोई होता है कि वो धर्म सापेक्ष होता है, यानी धर्म को मानता है। कोई कंट्री ऐसी होती है जहाँ पर धर्म को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, लेकिन भारत जो है यहाँ पर धर्म जो है वो प्रत्येक इंडिविजुअल जो है जिस रिलीजन से बिलोंग करता है या जिसमें उसकी इच्छा हो, वो अपने धर्म का पालन कर सकता है। कंट्री यानी इंडिया जो है वो किसी भी कंट्री, किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, और यानी कि यहाँ पर राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, लेकिन जो नागरिक हैं वो अपने अपने धर्मों को मान सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक मिला हुआ है, यानी कि नागरिकों का जिस धर्म में आस्था है उस धर्म से संबंधित वो कोई भी कार्य करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये गणतंत्र है, यानी रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब ये है कि यहाँ पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो इलेक्टेड होगा, यानी कि जो राष्ट्रपति है वह निर्वाचित होगा, और निर्वाचन जो है हर 5 साल पे होता है। और यहाँ पर ये पद जो है वो सभी के लिए ओपन है, यानी कि कोई भी राष्ट्रपति पद के योग्य है तो वो राष्ट्रपति बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पर ये वंशानुगत नहीं है, ये यहाँ पर राष्ट्रपति का जो पद है वो निर्वाचित है। सॉवरेनिटी की बात करें तो 2 तरीके की सॉवरेनिटी होती है संप्रभुता की, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स स्टेट हैव द पावर टू गवर्न देमसेल्फ एंड मेक लॉ इन सर्टेन मैटर्स, यानी कि राज्य जो है वो अपने जो संप्रभु सीमा है यानी भारत के अंतर्गत वो कोई भी कानून बना सकती है और उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी मीन्स यहाँ पे फॉरेन पॉलिटी से यहाँ से रिलेट करता है कि गवर्नमेंट के पास वो अथॉरिटी है, और यहाँ पर वो जो है कि अगर कोई फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड कोई काम करती है या किसी कंट्री से उसकी फ्रेंडशिप करना चाहे एक्सेट्रा, तो वो किसी तीसरे कंट्री से नहीं पूछेगा। सॉवरेन मीन्स संप्रभु, यानी कि वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। यहाँ पर हम ब्रिटिश इंडिया का भी एग्जाम्पल ले सकते थे कि हम अपने ही देश में अपने शासन से संबंधित कोई डिसीजन नहीं लेते थे, कोई दूसरे कंट्री के लोग लेते थे। बट नाउ वी आर सॉवरेन, इंडिया इज सॉवरेन कंट्री, और वो किसी और से कोई परमिशन नहीं लेना है। वो अपने जो भारत है अब संप्रभु होने के नाते अपने जो डिसीजन है, अपने निर्णय वो स्वयं ले सकता है। सेकुलरिज्म की बात हम लोग करें तो सेकुलरिज्म मीन्स यानी कि पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष होने का लिए यहाँ पर जो सेकुलर वर्ड है वह 42वें संवैधानिक संशोधन यानी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू प्रीएम्बल में इंक्लूड किया गया था। यहाँ पर 2 केसेस इम्पॉर्टेंट है, एक है SR बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस श्री राज नारायण एंड अदर्स। तो ये केसेस में ये हुआ कि जो सेकुलर वर्ड है यानी कि जो पंथ निरपेक्ष है, यानी किसी भी भारत के किसी भी नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और जो सेकुलरिज्म है, जो पंथ निरपेक्ष है, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि आधारभूत ढांचा है, और इसको
किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू ये जो टर्म है सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, इसको हटाया नहीं जा सकता। सोशलिस्ट यानी कि भारत की जो व्यवस्था है, जो भारत का जो संविधान है वो समाजवादी है। समाजवादी का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि समस्त नागरिकों को अपनी उन्नति और विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे और इसके साथ ही साथ जो उत्पादन और वितरण इत्यादि पर संपूर्ण समाज का अधिकार होगा। ये जो टर्म है सोशलिस्ट यानी समाजवादी, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ऐड किया गया, यानी समाजवादी शब्द को 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और समाजवादी राज्य का जो प्रयोग है वो संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। इस तरीके से जो भारतीय संविधान है एक लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करता है। चीन की तरह समाजवाद की रचना नहीं करता है और ये भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है रिपब्लिक कॉन्सेप्ट। ये हमने जो रिपब्लिक टर्म है ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है और इसका मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इलेक्ट होंगे एंड ही इज़ द ऑल्सो हेड ऑफ द स्टेट और इनका फिक्स टेन्योर होगा और ये है वंशानुगत नहीं होंगे। हर 5 साल के बाद राष्ट्रपति जो है उनका निर्वाचन होगा। जस्टिस की अगर हम बात करें, न्याय की बात करें तो हमारे यहाँ न्याय की भी अवधारणा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई है और इसका क्या अर्थ है कि हमारे प्रियम्बल में जब आप प्रियम्बल यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि जितने भी भारत के नागरिक हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा और रूल ऑफ लॉ होगा, यानी विधि का शासन। विधि का शासन जो टर्म है आप आर्टिकल 14 में भी देखेंगे, यानी कि यहाँ पर विधि का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा और कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, यानी यहाँ पर शासन किसी व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा का नहीं होगा। यहाँ पर विधि का शासन होगा, कोई भी विधि के ऊपर नहीं है। इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक जस्टिस है, यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये है कि यहाँ पर लिंग के आधार पे या लिंग के आधार पे जो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और इसके साथ ही साथ ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी आर्थिक असमानता न हो। राजनीतिक न्याय का अर्थ ये है कि सभी जितने नागरिक हैं वो राजनीतिक मामलों में प्रतिभाग कर सकते हैं, इलेक्ट हो सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पे ये जो तीनों जस्टिस है, ये जो तीनों न्याय की अवधारणा है, यहाँ पर सभी व्यक्ति को प्राप्त होगी और किसी भी आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो कास्ट हो, क्लास हो, रेस हो, जेंडर हो या प्लेस ऑफ बर्थ। लिबर्टी और फर्टिनिटी यानी कि स्वतंत्रता और बंधुता की बात की गई है, ये प्रियम्बल में है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और ये जो टर्म है हमने फ्रांसीसी जो संविधान है, फ्रांसीसी जो क्रांति है जो 1789 में हुई थी, उससे हमने ली है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली या संसदात्मक शासन प्रणाली। ये क्या है कि भारतीय संविधान में संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें शासन का एक नाम मात्र का प्रधान होता है और एक वास्तविक प्रधान होता है और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में एक पारस्परिक संबंध स्थापित किया जाता है और कार्यपालिका जो होती है उसका जो टेन्योर है वो फिक्स होता है। जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं कि एक है डी जूरे और डी फैक्टो। डी जूरे यानी कि जो नाम मात्र का है वो राष्ट्रपति है और तथ्य के अनुसार यानी डी फैक्टो वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है। इसके साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में एक बॉन्डिंग की गई है, यानी कि अमेरिका की तरह यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। यहाँ पर कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकती है व्यवस्थापिका, यानी कि व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। और इसके साथ ही साथ अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो अनुच्छेद 74 यानी आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर्म को बताती है और आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 जो है
वह स्टेट के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बताती है कि किस तरीके से अनुच्छेद 74 और 75 के तहत केंद्र में संसदात्मक शासन प्रणाली है और अनुच्छेद 163 और 174 के तहत राज्य में भी संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 74 यानी आर्टिकल 74 के तहत ये कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि प्रधानमंत्री के साथ और ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे, और आर्टिकल 75 जो है वो ये कहता है कि जो कि प्रधानमंत्रियों के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। हमने जो संसदात्मक शासन प्रणाली है यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो होता है वहाँ पर प्रेसिडेंट ही इम्पॉर्टेंट होता है, जैसा कि आप अमेरिका में देख सकते हैं। लेकिन जो संसदात्मक शासन प्रणाली है उसमें सत्ता की जो बागडोर है वो जनता में निहित होती है और सरकार जनता के लिए जनता द्वारा चुना जाता है, जैसा कि अब्राहम लिंकन का परिभाषा है। और इसके साथ ही साथ जो संसदात्मक शासन प्रणाली है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उस पर कंट्रोल करती है लेजिस्लेटिव, और लेजिस्लेटिव पे कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव। यानी कि यहाँ पर जो एक चेक और बैलेंस की जो थ्योरी है वो यहाँ पर चलती है। यहाँ पर रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है, यानी कि हमारे यहाँ जो संविधान है वो कठोर और लचीले संविधान का एक मिश्रण है। प्रत्येक संविधान जो है वो परिवर्तनशील या अपरिवर्तनशील होता है और ये कहाँ पर डिपेंड करता है, उसकी संशोधन प्रक्रिया पे, यानी कि अमेंडमेंट जो प्रोसीजर है वहाँ पर। जैसे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है यानी अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का एक उदाहरण है। और वहाँ पर जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड होने के कारण यानी कठोर संविधान होने के कारण वहाँ पर अमेंडमेंट जल्दी नहीं होता है। लेकिन अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आसानी से चेंज हो जाते हैं और कुछ जो है वो नहीं होते हैं। जैसे कि संविधान, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में संशोधन के लिए कोई विशेष या कठिन प्रक्रिया है तो उसे अपरिवर्तनशील या कठोर संविधान कहते हैं, और अगर संशोधन प्रक्रिया आसान है तो उसे लचीला या फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह अधिक लचीला भी नहीं है और ना अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह अधिक रिजिड भी नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ों का सम्मिश्रण है। लचीला इसलिए क्योंकि संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न है जिसमें संसद जो है वो साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। कुछ अनुच्छेदों में अगर संशोधन करना हो तो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा उनकी उपस्थित सदस्यों के 2/3 यानी 2/3 मेजॉरिटी के साथ भारतीय संघ के कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं की जो स्वीकृति है वो भी होनी चाहिए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो विषय है वो ये है कि संघ, राज्य और संवर्ती सूची में परिवर्तन, राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं वो, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनका अपॉइंटमेंट इत्यादि जो है वो काफ़ी कठिन है। इसके लिए जो संसद जो है उसको कठिन प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, यानी कि कठोर हो जाता है वहाँ। मौलिक अधिकार और कर्तव्य, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि हमने यहाँ पर मौलिक अधिकारों को इंक्लूड किया है। मौलिक अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 7 थे, लेकिन 44 अमेंडमेंट जो हुआ, 44वां संशोधन जो हुआ, उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। अब वो एक लीगल राइट है। और मौलिक अधिकारों का अगर हम बात करें तो जो फंडामेंटल राइट है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो अधिकार है बाध्यकारी हैं। मैं अनुच्छेद 12 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 12 की, तो स्टेट यानी कि जो स्टेट की डेफिनेशन अनुच्छेद 12 में दी गई है उसमें स्टेट यानी कि चाहे पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव हो, वो किसी भी तरीके, किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। कुछ एक्सेप्शन है उसमें। और अगर स्टेट, अगर राज्य जो है कोई कानून ऐसा बनाता है या कोई ऐसा आदेश देता है जिससे कि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट उसे चुनौती दे सकता है।
इसके साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य भी है, जो ये बताता है कि अगर आपके कुछ अधिकार हैं, अगर देश आपको कुछ अधिकार प्रदान कर रहा है, तो एक नागरिक होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है कि आप इस देश के लिए क्या करेंगे। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो ओरिजिनली इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, उसे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत भारत के संविधान में जोड़ा गया, जो आर्टिकल 51A के तहत है। राज्य की नीति निदेशक तत्व। अक्सर ही कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो ये बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयर स्टेट है या लोक कल्याणकारी है, या भारत के संविधान में ये कहाँ दर्शाया गया है कि भारत जो है वो एक लोक कल्याणकारी देश है। तो ये हमें दिखाई पड़ता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य की नीति निदेशक तत्व, जो कि भारतीय संविधान के चौथे भाग में है, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य की नीति निदेशक तत्वों सिद्धांतों का पूरा विवरण दिया गया है। इस सिद्धांतों के बारे में अगर हम एकदम संक्षेप में कहें तो ये जो सिद्धांत है स्टेट को ये बताते हैं कि उनको क्या कार्य करना है, यानी राज्य को किस तरीके का कार्य करना है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 में ये सारी बातें की गई हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, और इसके साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार मिले, कॉमन सिविल कोड हो, इसके साथ ही साथ लोगों को किसी ऐसे कार्य में, जोखिम भरे कार्यों में न लगाया जाए जहां पर उनका जीवन को खतरा हो। इसके साथ ही साथ जो छोटे बालक होते हैं उनका आर्थिक परित्याग या नैतिक परित्याग से उनकी रक्षा की जाए। यानी कि यहाँ पर जितने भी जो नागरिक हैं राज्य के, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर स्टेट के लिए कुछ ड्यूटी दी गई है कि राज्य क्या क्या कार्य करेगा जिससे कि राज्य के नागरिकों का विकास होगा। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है। इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। जिस तरीके से US कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि अमेरिका के संविधान में डुअल सिटीजनशिप है, यानी कि वहाँ पर एक देश की नागरिकता होती है और एक राज्य की नागरिकता होती है। क्योंकि हमारा जो भारत है वो बहु संस्कृति यहाँ पर है, विविध, हर प्रदेश में आप जाएंगे किसी राज्य में कोई संस्कृति होगी, किसी भाषा को बोलने वाले होंगे, दूसरे राज्य में फिर वो बदल जाती है। तो यानी कि यहाँ पर भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना फैले, इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत की जो संविधान सभा है उन्होंने इकहरी नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रखा। हालांकि जब तक आर्टिकल 370 था यानी जम्मू कश्मीर जो है उसको जब स्पेशल जो प्रोविज़न मिला था तो जम्मू कश्मीर में तो डुअल सिटीजनशिप था, दोहरी नागरिकता थी। फिलहाल उसे ख़त्म कर दिया गया है जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब भारत राज्य के किसी भी कोने में आप जाएंगे आपको इकहरी नागरिकता यानी आप भारत के नागरिक होने चाहिए, बस यही आपको प्रमाण पत्र देना होगा। राज्य की नागरिकता का यहाँ कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी जो संविधान सभा का जो समापन समारोह था उसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये कहा था कि हम यह संविधान कुछ व्यवस्थित करे या न करे, लेकिन देश का कल्याण उन्हीं लोगों पर निर्भर होगा जो इनके अनुसार प्रशासन करेंगे। ये आम कहावत है कि किसी देश को ऐसा ही प्रशासन मिलता है जिसका वह पात्र होता है। यदि जिन लोगों को चुना जाता है वो बहुत योग्य हैं तो वो बुरे संविधान को भी अच्छा दिखा सकेंगे, लेकिन अगर उनमें ऐसी क्षमताओं का अभाव है तो संविधान देश को बचा नहीं सकता। क्योंकि संविधान जो है एक मशीन की तरह है और इसमें सक्रियता तभी आती है जब इसको चलाने वाले जो हो वो एक्टिव हो। यहाँ पर इनकी बातों का निचोड़ ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत अच्छा बना है, किसी भी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट है। और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और जो संविधान सभा के जितने भी लोगों थे अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास किया कि हमें एक इतना अच्छा और व्यवस्थित संविधान जो है वो बनाया गया। लेकिन संविधान अच्छा और बुरा नहीं होता है, संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाले
अच्छे और बुरे होते हैं। अगर भारत अगर आगे जा रहा है, अगर उसको और आगे जाना चाहिए, तो ज़रूरत है कि इस संविधान के पीछे जो जो लोग खड़े हैं, यानी हमारा जो गवर्नमेंट है, जो सरकार के तीनों अंग हैं, वो इतने अच्छे हों कि भारत कभी पीछे न जाए, वो हमेशा ही आगे रहे, प्रगतिशील रहे। और इसमें केवल सरकार ही नहीं, हम नागरिकों का भी ये कर्तव्य है कि हम अपने देश को पीछे नहीं बल्कि प्रगति के मार्ग पर आगे ही बढ़ाते रहें। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।